हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के मैराथन सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 15 अगस्त है और बहुत स्पेशल डे है हमारे देश के लिए, क्योंकि आज ही के दिन हमारा देश जो है वो स्वतंत्र हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की। और देखिए, इस स्वतंत्रता दिवस जो है ना, आप एक निश्चय लीजिए कि आप स्वतंत्रता पाएंगे उन सभी चीज़ों से जो आपको पीछे खींच रही हैं, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। इसी पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट करते हैं आज के इस मैराथन सेशन को। आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि यूट्यूब इस काम को और आगे पहुंचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। ये क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं, 10 क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा के और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज मोस्ट इफेक्टिव इन इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म रिटेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। बताइए, अवधारणाओं की दीर्घकालिक अवधारणा, मतलब देखिए बहुत अधिक दिन तक, अधिक आने वाले समय तक अगर आप चीज़ों को याद रखना चाहते हो, रिटेन करना चाहते हो उन कॉन्सेप्ट्स को, तो उसके लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। पहला है लेक्चर मेथड यानी व्याख्यान विधि, दूसरा है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यानी प्रदर्शन विधि, तीसरा है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यानी परियोजना आधारित शिक्षा, और चौथा है रोट लर्निंग यानी रटना। देखिए, रोट लर्निंग पहले ही नेगेटिव दिख रहा है, तो इसलिए इसको तो तुरंत हटाइए। लेक्चर मेथड, देखिए लेक्चर मेथड से बहुत लॉन्ग टर्म आप रिटेन नहीं कर पाते हो कॉन्सेप्ट्स को। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा कंटेंट है तो लेक्चर मेथड के थ्रू जरूर उसको अच्छे तरीके से पढ़ा जा सकता है। तो व्याख्यान विधि जो है वो हट जाएगा, लॉन्ग टर्म रिटेंशन से इसका कोई लेना देना नहीं। अब दो हमारे पास है, एक है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और दूसरा है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो देखिए, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है कि टीचर जो है वो डेमो देके किसी भी चीज़ को दिखाते हैं। अब डेमो दिखाने में एक चीज़ याद रखिएगा कि ये बाकी सब मेथड से तो ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से, तो हम देखेंगे कि ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है वो क्यों इन्फीरियर है, क्यों ये पीछे है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के। तो देखिए, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर जो हैं ये एक्टिव होते हैं, क्योंकि ये जो है ना डेमो दिखाते हैं चीज़ों को। मान लीजिए आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, तो टीचर क्या करेंगे कि एक केमिकल बॉन्डिंग का एक फिजिकल स्ट्रक्चर लेके आएंगे और ऐसे जोड़ के आपको दिखाएंगे कैसे केमिकल के बॉन्ड्स बनते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को फिजिकली आपके सामने डेमो करके दिखाएंगे। वही प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में क्या होता है ना, यहाँ स्टूडेंट एक्टिव होता है, और स्टूडेंट जब एक्टिव होगा तो आपको मालूम है कि लर्निंग बाय डूइंग जो है सबसे बेस्ट माना जाता है। अपने हाथों से अगर कोई कुछ करके और सीख रहा है तो सबसे लॉन्ग टर्म रिटेंशन होगा कॉन्सेप्ट्स का। आपको भी मालूम है कि अगर आप कुछ एक्सपीरियंसल लर्निंग करते हो, कुछ खुद से एक्सपीरियंस करते हो, तो वो चीज़ें फिर जल्दी आप भूलते नहीं हो। तो इसीलिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में से प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम PBL भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में PBL। और देखिए, ये एक्टिव एक्सप्लोरेशन को, रियल वर्ल्ड चैलेंजेज और प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करने के लिए आपकी जो है मदद करता है। और ये फॉस्टर करता है क्या, बहुत ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग, लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है। तो इसीलिए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परियोजना आधारित शिक्षा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो याद रखिएगा, पूछ रहा है नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर सेंटर टीचिंग। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो लर्नर सेंटर टीचिंग से ही पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, पहला कह रहा है आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान पर जोर, दूसरा है पैसिव रिटेंशन रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, तीसरा है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस, और चौथा है अडेप्टेशन टू इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स। तो देखिए, इसमें आपको नेगेटिव चीज़ें देखनी है कि लर्नर के पर्सपेक्टिव से अगर एक शिक्षार्थी हैं तो उनके दृष्टिकोण से कौन सा इसमें जो पॉइंट है, कौन से ऐसे बिंदु है जो कि नेगेटिव है। तो क्रिटिकल थिंकिंग को कुछ अगर फॉस्टर कर रहा है, इम्फेसिस डाल रहा है, जोर डाल रहा है कि आलोचनात्मक सोच बढ़े, समस्या समाधान पे अगर जोर डाल रहा है, तो यानी कि वो पॉइंट हमेशा जो है वो सही होगा। और यहाँ पे गलत पॉइंट पूछा है, जो नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये इसका सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ गलत पूछा है। दूसरा है पैसिव रिसेप्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, इस पे आएंगे हम। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया में अगर छात्र सक्रिय हैं, अगर एक्टिव हैं, तो फिर वो सबसे बेस्ट माना जाता है, वही लर्नर सेंटर्ड मेथड माना जाता है। वो खुद से अगर कुछ करके सीख रहे हैं या फिर बहुत एक्टिव हैं, उनसे आप सवाल जवाब कर रहे हो, सोक्रेटिक मेथड जो कहते हैं हम, सुकरात विधि, उससे पढ़ा रहे हो, तो उसको जो है सबसे बेस्ट माना जाता है लर्नर के लिए, ताकि उसमें लर्नर एक्टिव रहता है। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है और नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है। अगला है व्यक्तिगत सीखने की जरूरतों के अनुकूलन, यानी अडाप्ट अगर कर रहे हैं आप इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स, और इसको हम कहते हैं ना, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था IEP, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान, तो जिसमें आप हर बच्चे के
नीड्स के हिसाब से आप प्लानिंग करते हो, उनके लर्निंग नीड्स के हिसाब से अडाप्ट करते हो और अपने करिकुलम को भी वैसा ही बनाते हो, सिस्टम को भी वैसा ही बनाते हो। तो ये भी एक लर्नर सेंटर्ड टीचिंग का ही एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये भी नहीं होगा, यानी इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पैसिव रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का निष्क्रिय स्वागत। तो देखिए, जब भी पैसिव की बात की जाएगी, निष्क्रिय होने की बात की जाएगी, तो इन्फॉर्मेशन को अगर पैसिवली बच्चा ले रहा है तो वो एक्टिव नहीं है, और अगर एक्टिव नहीं है तो वो लर्नर सेंटर्ड टीचिंग नहीं होगा, बल्कि वो टीचर सेंटर्ड हो जाएगा। तो इसीलिए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी जो है सूचना का निष्क्रिय स्वागत इसका सही उत्तर है, क्योंकि इसमें पूछा ही गलत है। अब अगला प्रश्न है, एक शोध अध्ययन में आंतरिक वैधता शब्द का तात्पर्य क्या है? इन अ रिसर्च स्टडी द टर्म इंटरनल वैलिडिटी रेफर्स टू। क्या होता है इंटरनल वैलिडिटी? तो देखिए, इंटरनल वैलिडिटी के बारे में अगर हम बात करें ना, तो एक स्टडी कोई भी कर रहे हो आप, कोई भी रिसर्च कर रहे हो, तो उसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप किस हद तक हो रहा है, यानी कारण प्रभाव जो रिलेशनशिप हम कहते हैं वो किस हद तक हो रहा है, उसको ही हम कहते हैं कि भाई इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी रेफर्स टू अ डिग्री टू विच अ स्टडी कैन एस्टैब्लिश अ कॉजल रिलेशनशिप, है ना। कॉजल रिलेशनशिप किस डिग्री तक वेरिएबल्स जो है आपस में कर पा रहे हैं, उसी को हम कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी। और ये कंफाउंडिंग फैक्टर्स से फ्री होता है ना। तो पहला है जनरलाइजेबिलिटी ऑफ स्टडी फाइंडिंग्स। तो देखिए, अगर अध्ययन के निष्कर्षों के सामान्यीकरण के बारे में बात करेंगे तो ये इंटरनल वैलिडिटी नहीं होता है। एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट्स यूज, कितना एक्यूरेट है, तो देखिए ये इंटरनल वैलिडिटी को एक्यूरेसी नहीं कहते हैं। एक्सटेंड टू विच द स्टडी एस्टैब्लिशेज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यही होता है आपका अध्ययन किस हद तक कारण और प्रभाव संबंध स्थापित कर पाता है। तो ये कॉजल रिलेशनशिप को कितना, किस हद तक, किस एक्सटेंट तक अगर ये कर पा रहा है, इसी को हम कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी। कंसिस्टेंसी ऑफ द रिसर्च मेथड यूज, तो इसको आप जानते ही हो कि एक होता है वैलिडिटी और एक होता है रिलायबिलिटी। तो कंसिस्टेंसी मतलब रिलायबिलिटी है, तो ये रिलायबिलिटी हो जाएगा आपका। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्लभ घटनाओं के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध डिजाइन सबसे उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइंस इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्टडिंग रेयर फेनोमेना, है ना। अगर कोई रेयर फेनोमेना है तो उसको स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट सुटेबल रिसर्च डिज़ाइन इनमें से कौन सा है? पहला है इसमें प्रायोगिक विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड, दूसरा है सर्वेक्षण विधि यानी सर्वे मेथड, तीसरा है केस स्टडी विधि यानी केस स्टडी मेथड, और चौथा है लॉन्गिट्यूडनल विधि यानी अनुदैर्घ्य मेथड। तो देखिए, बताइए इसमें से कौन सा जो है वो सबसे बेस्ट सुटेबल होगा रेयर फेनोमेना को अगर आप स्टडी करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आप किसी भी रेयर फेनोमेना को स्टडी करना चाहते हैं ना, बहुत ज़्यादा वो रेयर चीज़ है, तो सबसे बेस्ट उसके लिए होता है केस स्टडी, क्योंकि एक केस बाय केस आप अच्छे से देखते हो, उसको डिटेल में जाते हो। केस स्टडी क्या होता है? एक आइडियल इन डेप्थ एग्जामिनेशन होता है किसी भी रेयर फेनोमेना का, जिसमें बहुत ज़्यादा हमें डिटेल्ड इंसाइट मिलता है किसी एक घटना के बारे में। तो किसी चीज़ के बारे में अगर आपको डिटेल इंसाइट मिल रहा है, किसी भी केस के बारे में, किसी भी इंस्टेंस के बारे में, तो उसी को हम कहते हैं केस स्टडी। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में आए कि कोई भी रेयर फेनोमेना, दुर्लभ घटनाएं हैं, तो उसके लिए आप जो है केस स्टडी करेंगे, क्योंकि ये जो है ना इन डेप्थ एग्जामिनेशन करता है किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को। हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा संचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन शोर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स नॉइज, बताना है आपको। तो नॉइज को सबसे बेस्ट कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है? पहला है, ये क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में पूछ रहा है, तो पहला है स्टूडेंट्स लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक छात्र की समझ की कमी। दूसरा है अ टीचर्स वॉइस प्रोजेक्शन, यानी शिक्षक की आवाज़ का प्रक्षेपण। तीसरा है एक्सटर्नल साउंड्स लाइक ट्रैफिक और कंस्ट्रक्शन, यानी बाहरी ध्वनियाँ जैसे यातायात या निर्माण। और चौथा है एनी फैक्टर दैट डिसरप्ट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कोई भी कारक जो संचार प्रक्रिया को बाधित करता है। अब बताना है इसमें कि बताइए क्लासरूम कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से सबसे बेस्ट डिस्क्राइब कौन सा कर रहा है नॉइज को। तो देखिए, अगर क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए सबसे बेस्ट अगर नॉइज को कोई डिस्क्राइब कर रहा है ना, तो देखिए स्टूडेंट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, ये भी नॉइज के तौर पे काम कर सकता है। छात्र की समझ की कमी, है ना। टीचर्स के वॉइस का प्रोजेक्शन, कितना आवाज़ का प्रक्षेपण है, वो भी कर सकता है, क्योंकि उससे भी रुकावट आ सकती है। एक्सटर्नल साउंड्स लाइक ट्रैफिक और कंस्ट्रक्शन, ये भी एक रुकावट पैदा कर सकता है क्लासरूम में।
लेकिन जब ये कह रहा है कि कोई भी कारक जो संचार प्रक्रिया को बाधित करता है, यानी कि इसमें बहुत सारे कारकों के बारे में बात किया जा रहा है। एनी फैक्टर दैट डिस्टर्ब्स द कम्युनिकेशन, यानी कि वैसे तो ये तीनों ही सही था, लेकिन देखिए चौथे में इन तीनों ही पॉइंट्स को इसने एक ही पॉइंट में यहाँ पर समराइज कर दिया। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कोई भी कारक जो संचार प्रक्रिया को बाधित करता है। और इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जामिनेशन में, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि फर्स्ट लगा दे कि सेकंड लगा दे, थर्ड लगा दे, लेकिन उसमें देखिएगा कि सबसे व्यापक, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शन कौन सा, और उसी को हमेशा चूज करना रहता है। तो नॉइज क्या होता है कम्युनिकेशन में? कोई भी डिस्टर्बेंस जो इंटरफेयर करता है आपके मैसेज के ट्रांसमिशन को, रिसेप्शन को, यानी मैसेज को भेजना या फिर उसको रिसीव करने में अगर कोई दिक्कत आ रही है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे साइकोलॉजिकल हो, चाहे सिमेंटिक हो, तीनों तरीके के हो सकते हैं नॉइज। एक तो फिजिकल नॉइज हो सकता है, जैसे यहाँ पर बोल रहा है एक्सटर्नल साउंड आना। एक होता है आपका साइकोलॉजिकल। तो साइकोलॉजिकल में हो सकता है कि आपके स्टूडेंट का लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया, टीचर अगर अपने मन में कुछ पहले से ही अवधारणा बैठा के रखे हुए हैं, प्री कॉन्सेप्ट नोशन है, वो हो सकता है। और तीसरा है सीमेंटिक क्या, लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो ये तीनों ही तरीके के प्रॉब्लम आपको अराइज हो सकते हैं। तो ये चौथा ऑप्शन जो है ना, ये सभी पॉइंट्स को एक ही पॉइंट में समराइज कर देता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, संचार का कौन सा मॉडल संचार प्रक्रिया में फीडबैक की भूमिका पर जोर देता है? फीडबैक के बारे में कह रहा है कि विच मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एम्फसाइजेस द रोल ऑफ फीडबैक इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। बताइए। पहला है शैनन वीवर मॉडल, दूसरा है लीनियर मॉडल, तीसरा है ट्रांजैक्शनल मॉडल, चौथा है एरिस्टोटल्स मॉडल। फीडबैक के बारे में कौन बात करता है? इनमें से कौन सा मॉडल है जो फीडबैक के बारे में बात करता है? तो देखिए, जब हम फीडबैक के बारे में बात करते हैं तो लीनियर मॉडल तो हो ही नहीं सकता है, आपको भी पता है ना। फीडबैक का मतलब क्या होता है कि जब भी एक सेंडर जो है ना, वो रिसीवर तक कोई भी मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं, किसी भी मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है मैसेज यहाँ से इनकोड करके, और ये डिकोड कर ले रहे हैं, तो फिर रिसीवर जो है एक फीडबैक यहाँ से देते हैं। और इसी को हम फीडबैक मैकेनिज्म, ये 2 वे मेथड होता है। लीनियर मेथड 1 वे मेथड होता है, तो ये 2 वे मेथड होता है फीडबैक मेथड। और यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन होता है, एक लेन देन होता है, क्योंकि यहाँ पर लेन हो गया तो यहाँ पर देन हो गया, ये समझ लीजिए आप। तो इसीलिए ट्रांजैक्शनल मॉडल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेन देन संबंधी मॉडल। इसमें क्या होता है ना कि ये एम्फेसाइज करता है एक डायनामिक और एक रेसिप्रोकल नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। तो रेसिप्रोकल नेचर ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है, उल्टा, जैसे आप यहाँ पे सेंडर रिसीवर को भेज रहे हैं, अब यहाँ रिसीवर जो है ना ये वापस सेंडर बन जाएंगे, और ये रेसिप्रोकेट करके और वापस से ये मैसेज एक भेजेंगे फीडबैक का कि हाँ मुझे ये चीज़ें समझ में आ गई, और उससे सेंडर को ये पता चल जाएगा कि ओरिजिनली जो मैसेज ट्रांसमिट कर पा रहा था, क्या उसमें कोई अवरोध तो पैदा नहीं हो गई है, क्या वो मैसेज सही से पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, उसको सही से डिकोड किया गया है कि नहीं किया गया है ना। तो यहाँ पर फीडबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इसको हम कहते हैं। कम्युनिकेशन के मॉडल्स ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका है, तो अगर आपको कोई कम्युनिकेशन के मॉडल में डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और या फिर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं यूट्यूब के प्लेलिस्ट में भी, या सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा वो वाला क्लास जिसमें सारे ही कम्युनिकेशन मॉडल को कवर किया गया है। अब हमारा अगला प्रश्न जो है वो हायर एजुकेशन से है, और ये है, विच कमिटी और कमीशन इज एसोसिएटेड विद द रिकमेंडेशन फॉर अ 3 लैंग्वेज फार्मूला इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। बताइए, भारतीय शिक्षा प्रणाली में त्रिभाषा फार्मूले की सिफारिश से कौन सी समिति आयोग संबंधित है? तो देखिए, बार बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता रहा है आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में भी। तो पूछ रहा है, बताइए 3 लैंग्वेज फार्मूला, यानी यहाँ पर त्रिभाषा फार्मूले के बारे में बात किया, कौन से कमीशन या कमेटी में आया था? पहला है राधा कृष्णन कमीशन, दूसरा है मुदलियर कमीशन, तीसरा है कोठारी कमीशन, और चौथा है नेशनल नॉलेज कमीशन। तो देखिए, 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में बात किया गया था सबसे पहले कोठारी कमीशन में। याद रखिएगा, कोठारी कमीशन जो है 1964 से 66 के बीच में लाया गया था, और इसने ही रिकमेंड किया था 3 लैंग्वेज फार्मूला को। और किस लिए किया था? बहुभाषिता को प्रमोट करने के लिए, मल्टीलिंग्विलिज्म को प्रमोट करने के लिए, मल्टीलिंग्विलिज्म। और इससे क्या होता है, ये कहता है कि इससे जो है ना नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो बढ़ेगा, तो भारत में आपस में एकता बढ़ेगा। अगर 3 लैंग्वेज फार्मूला के तहत एक अपना मदर टंग, एक जो है इंग्लिश हो गया जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाता है, और एक कोई भी एक्स्ट्रा लैंग्वेज जैसे हिंदी, मराठी, कोंकणी, कोई भी आप एक लैंग्वेज जो है सीख सकते हैं, तमिल, तेलुगु, बंगाली, कोई भी। तो ये हो गया आपका इसका करेक्ट आंसर। राधा कृष्णन कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन से रिलेटेड रहता है, आपको मालूम ही है। तो ये सारी चीज़ें नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा कोठारी आयोग। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
अ फंक्शन ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल NAAC। इसमें से बताना है कौन सा इसमें से एक फंक्शन नहीं है नैक का। तो देखिए नैक के बारे में आपको पता है कि मेन इसका फंक्शन होता है असेस और एक्रेडिट करना इंस्टीट्यूशंस को। क्या करना? असेस करता है और एक्रेडिट करता है। ये ग्रेड देता है इंस्टीट्यूशंस को, और उसी के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो कॉलेज जो है वो कैसा है, उसमें प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है। और ये इंडिया में काम करता है, लेकिन ये किसी भी तरीके का ग्रांट नहीं देता है, किसी भी तरीके का जो अनुदान जो है ना वो नहीं देता। अनुदान के लिए UGC है, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं। तो सबसे पहला है एक्रेडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। चलिए ठीक है, ये इसका काम है, इसका कार्य प्रणाली के अंदर ही आता है ये। फिर दूसरा है ग्रांट्स टू इंस्टीट्यूशन। हमने पहले ही बात किया कि किसी भी तरीके का अनुदान नहीं देता है, तो ये नहीं होगा। और असेसिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को असेस करता है। और प्रमोटिंग क्वालिटी अश्योरेंस इन हायर एजुकेशन, हाँ उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन देता है, ताकि जो भी बच्चा एडमिशन ले रहा है उनको पता है कि कॉलेज में जो है वो किस टाइप का एटमॉस्फेयर है पढ़ाई के लिए। तो इसमें पूछा है नॉट अ फंक्शन, और नॉट अ फंक्शन हमारे पास एक ही आ रहा है, प्रोवाइडिंग ग्रांट्स टू इंस्टीट्यूशंस, संस्थाओं को अनुदान प्रदान करना। ये काम है UGC का, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का। और UGC को आपको मालूम है 1956 में इस्टेब्लिश किया गया था, याद रखिएगा। तो इसीलिए ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है ये पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट से है, PDE से। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए इनमें से कौन सा प्रदूषक ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से जिम्मेदार है, या मीथेन है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है ना वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं अगर हम बात करें ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए। और आपको भी मालूम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बात किया गया था, आपको याद होगा तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बात किया गया था ओजोन लेयर को बचाने के बारे में, और उसमें भी CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन जो है इनको बैन करने के बारे में बात किया गया, या फिर इसको जो है फेज़ बाय फेज़ जो है हटाने के बारे में बात किया गया। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या CFCs जो है ना इसको फ्रिज में यूज किया जाता है, जो आपका रेफ्रिजरेटर है उसमें, ACs में यूज़ होता है ये। और ये गैस जो है ना ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है इन्वायरमेंट के लिए। और मेन केमिकल होता है, प्राइमरी केमिकल होता है जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर ऊपरी परत में है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, उसमें जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको डिप्लीट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए। और ये ओजोन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देता है स्ट्रेटोस्फेयर में, है ना। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन के का पूरा परत होता है, याद रखिएगा स्ट्रेटोस्फेयर। ये भी प्रश्न कई बार पूछ देता है, और उसको जो है ये पूरी तरीके से ख़त्म करने का काम करता है। अब हमारा आखिरी प्रश्न ये भी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से है, ये है द क्योटो प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल इशूज। बताना है आपको क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस पर्यावरणीय मुद्दे से संबंधित है। पहला है डिजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण से, दूसरा है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन यानी जैव विविधता संरक्षण से, तीसरा है ग्लोबल वार्मिंग से यानी कि जो भी आपकी वैश्विक गर्म ग्लोबल वार्मिंग, और चौथा है आपका जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन। तो बताइए इनमें से क्योटो प्रोटोकॉल किससे एसोसिएटेड है, किस पर्यावरणीय मुद्दे से संबंधित है। तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना वो उसमें बात किया गया था ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता था, क्योंकि एक इंटरनेशनल ट्रीटी था ये क्योटो प्रोटोकॉल, और ये जापान के शहर क्योटो में हुआ था, है ना। ये ट्रीटी जो है ये कमिट करता है स्टेट पार्टीज़ को कि वो अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करें और ग्लोबल वार्मिंग को एड्रेस करें, है ना। तो ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल का काम था। पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था वो भी क्लाइमेट चेंज के ही रिगार्डिंग था, 2015 में हुआ था पेरिस एग्रीमेंट, और नॉन बाइंडिंग वो था पेरिस एग्रीमेंट, याद रखिएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ग्लोबल वार्मिंग। डिजर्टिफिकेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और वाटर पॉल्यूशन से नहीं था। बायोडाइवर्सिटी के लिए आपको मालूम है CBD था, और ये किसके तहत आया था, किसके अंतर्गत आया था। तो जो अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में जो 1992 में, उसी के तहत CBD भी आया था। और यूनाइटेड नेशन और उसी के तहत UNFCCC ये भी आया था। याद रखिएगा ये दोनों ही आपके अर्थ समिट जिसे हम कहते हैं, अर्थ समिट
ये 1992 में हुआ था। रियो डी जेनेरो ब्राज़ील के शहर है उसमें, और उसी के तहत जो है ये CBD भी आया था और UNFCCC भी आया था। तो आई होप कि इन क्वेश्चन से आपका एक ब्रशअप हो गया होगा सारा ही कॉन्सेप्ट, क्योंकि ऐसे जो है मिक्स्ड क्वेश्चंस लाने का फ़ायदा यही होता है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रशअप हो जाते हैं और ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं लगा, तो सेशन भी जो है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस स्वतंत्रता दिवस जो है अपने उन थॉट्स से स्वतंत्रता पाइए जो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं। एक पॉजिटिव लाइफ स्टार्ट करिए। हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने बहुत सारे बलिदान दिए हैं इस देश को स्वतंत्र बनाने में, तो इसकी एकता का ख्याल आप ही को रखना है। आपस में ना झगड़ा करना है, ना एक दूसरे के व्यू पॉइंट के खिलाफ जाकर और उस देश को डिस्ट्रॉय करना है। यही इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।